ये एक मंदिर का मसला नहीं, बल्कि हमारी अस्मिता, हमारे अधिकारों का, हमारी मान्यताओं का मसला है और इसका समाधान होना चाहिए। क्योंकि भगवान बुद्ध जिस स्थल पर ज्ञान प्राप्त किया उन्होंने, तो वो हमारी अपनी भूमि है। पूरे दुनिया के बौद्धों के लिए वो केंद्र बिंदु है, उनकी आस्था का केंद्र है, तो वो होना चाहिए। मैं बतौर इतिहास का अध्यापक होने के नाते मैं इससे और आगे इस बात को ले जाना चाहता हूँ कि यूं तो एक समय में ये पूरा देश बौद्ध में भारत था। इस साथियों जय भीम, मैं हूं पराग महेंद्र। आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। विश्व रत्न परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनकी जयंती पूरे देश नहीं पूरी दुनिया में मनाई जाती है और इस वक्त मैं महाराष्ट्र के नागपुर में हूं। लेकिन मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है, बीएचयू के प्रोफेसर महेश प्रसाद अहिरवार सर, जिनको आप तमाम सोशल मीडिया पर इनके दिए गए बयानों और तमाम तरीके से एक बुद्धिजीवी के तौर पर मिशन और मूवमेंट की विचारधारा को प्रसार प्रचार करते हुए आप देखते हैं और बीएचयू में लंबे समय से सेवा और काम करने का जो तजुर्बा है। और हाल ही में एक मसला भी देखने को मिला, आज बाबा साहब की जयंती है। तमाम चीजों को लेकर थोड़ी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर क्या कहेंगे, आज बाबा साहब की 134वीं जयंती है, क्या कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों? मैं सभी दर्शकों को अपनी तरफ से बाबा साहब की जयंती की मंगल कामनाएं देता हूं और सबको बधाई देता हूं। साथ में जय भीम, नमो बुद्धाय। सर क्या कहेंगे कि बाबा साहब की जब भी जयंती आती है, प्रतिवर्ष बाबा साहब की जयंती को एक संकल्प के नजरिए से देखा जाता है। बाबा साहब ने जो तमाम बातें कही, हम कहाँ तक अभी बहुजन समाज को देख पा रहे हैं, बाबा साहब के तमाम अनुयायियों को देख पा रहे हैं, इस तरीके से उन्होंने उम्मीद रखी? मैं समझता हूं कि बाबा साहब की उम्मीदों पर हम जिस लेवल पे उतरना चाहिए था उतना हमारा समाज नहीं उतरा है। हम बाबा साहब की मेहरबानी और बाबा साहब के संघर्षों की वजह से ही जितनी भी प्रगति हुई है, कम या ज़्यादा उसको जिस रूप में भी हम आकलन करें, बाबा साहब के संघर्षों की वजह से ही हुई है। और यदि जो कुछ भी नहीं हो पाया है या नहीं हो पा रहा है, तो मैं समझता हूँ कि वो हमारी आज की पीढ़ी या वर्तमान पीढ़ी की हम कमियां कह सकते हैं, उसको नाकामी कह सकते हैं। क्योंकि हमारे पास बाबा साहब का दिया हुआ सबसे बड़ा हथियार भारत का संविधान है, उनके सिद्धांत और उनके विचार हैं। यदि हम उनको सही मायने में अमल में ले आएं, तो फिर हम उनके सपनों का समाज, उनके सपनों का देश जरूर बना सकते हैं। भारत में बाबा साहब की जयंती को अगर हम मनाने की बात करेंगे, तो विशेष जो वर्ग है या फिर विशेष समुदाय है, यही अभी भी वर्तमान में मनाता हुआ नजर आता है। इसके पीछे का कारण क्या लगता है? उसके पीछे का एक महत्वपूर्ण कारण ये है कि जो हमारा देश है वो वर्ण जाति समाज व्यवस्था की बुनियाद पर टिका हुआ है। और बाबा साहब जो उनका जो जन्म हुआ वो बहुजन समाज का हिस्सा है, बहुजन समाज के अछूत कही जाने वाली जातियों में जन्म हुआ। तो बाबा साहब इतने बड़े मसीहा हैं, दुनिया में उनका गौरव है, उनका नाम है और दुनिया में भारत की पहचान बुद्ध और बाबा साहब की वजह से हुई है। इसके बावजूद भी हमारे यहाँ जो वर्ण और जातिगत मानसिकता के लोग हैं, उनकी मानसिकता में अभी भी कोई बदलाव नहीं आया है। बहुत से लोगों ने प्रगतिशील लोग हमारे बीच में हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है वो अभी वर्ण जाति के चंगुल में फंसे हुए हैं, उनकी मानसिकता में बदलाव नहीं हुआ है। इसीलिए जो बाबा साहब के अनुयायी हैं, वंचित तबके के लोग हैं, जो बहुजन समाज का हिस्सा हैं, वो लोग जयंती मनाते हैं, उनके बाबा साहब के प्रति श्रद्धावनत होते हैं। लेकिन जो हमारा सवर्ण समाज है वो उनसे दूरी बनाए रखता है। मनाता है, वो कहीं देखने को जरूर मिलता है, लेकिन वो बाबा साहब की पूजा का पाखंड जैसा दिखता है। क्योंकि वो जहाँ कहीं मनाते हैं या तो उनका कोई ना कोई उद्देश्य होता है, विशेष तौर पर राजनीतिक लक्ष्य को, बहुजन समाज का वोट बैंक हासिल करने के लिए वो लोग बाबा साहब की पूजा का पाखंड करते हैं या जयंती मनाने का नाटक करते हैं। अभी ये प्रदेश के प्रधानमंत्री हो या फिर तमाम विपक्षी तमाम राजनीतिक पार्टियां हो, ये जय भीम का नारा लगाते हुए नजर आ रही है। हाल ही में आपने अपने भाषण में भी कुछ बातें कही कि संसद के अंदर हो संसद के बाहर नीला नीला हर जगह दिखाई दे रहा है। बाबा साहब का नाम लेना अब सभी राजनीतिक पार्टी के लिए जरूरी हो चुका है। वह इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बाबा साहब के अनुयायियों की संख्या बहुत बड़ी है इस देश में और बहुत बड़ा वोट बैंक भी है उनका। तो उनको लगता है कि यदि हम बाबा साहब का चोला पहन लेते हैं, बाबा साहब का नीला झंडा धारण कर लेते हैं, नीला गमछा, जय भीम का नारा या पंचशील का ध्वज जो बौद्ध का प्रतीक है, बौद्धों का, ये एक सिंबल है, एक प्रतीक है
उसका प्रतीक है, उनके विचारों का प्रतीक है। और उनके विचारों पर, उनको प्रतीकों को धारण करने वाले लोगों की बहुत बड़ी संख्या है। वो चाहते हैं कि ऐसा करते हुए हम लोगों को आसानी से गुमराह कर सकेंगे। वो दिखाना चाहते हैं कि हम भी बाबा साहब के अनुयायी हैं। तो उनके जो बाहरी जो दिखावा है और उनका जो अंतर मन है, उसमें बहुत अंतर है। वो कहते हैं कुछ, करते कुछ हैं। ऊपर से जय भीम का नारा लगाएंगे, लेकिन भारत के संविधान की धज्जियां उड़ा करके रख देते हैं। तो पिछले लंबे समय से पहले कांग्रेस करती थी और अब वही काम भारतीय जनता पार्टी करने लगी है। हाल ही में वक्फ बिल जो आया है, इसको लेकर मुस्लिम समुदाय का लंबे समय से एक विरोध चल रहा है और अभी भी विरोध में, लेकिन वो दोनों सदनों में पास हो चुका है। तो क्या ये सिर्फ मुसलमानों के लिए या फिर उनके तमाम हक अधिकारों को छीनने के लिए बना है? ये ऊपरी तौर पर लगता है वक्फ बिल के माध्यम से मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। भारत का संविधान किसी भी जाति, धर्म या समुदाय के साथ भेदभाव करने की मनाही करता है। क्षेत्र या भाषा के नाम पर भी, जाति और धर्म के नाम पर भी किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार ने ये एजेंडा बना रखा है। सही मायने में वो सिर्फ मुसलमानों के ही नहीं, बल्कि देश के अन्य वर्गों के भी खिलाफ काम करते हैं। जैसे हम जनजातियों का मुद्दा ले लें, कितने जंगल उजाड़े जा रहे हैं छत्तीसगढ़ या और दूसरे प्रांतों में। अभी हैदराबाद के जंगलों को उजाड़ने की बात सामने आ रही है। तो आदिवासियों की बेदखली एक लंबे समय से की जा रही है। यही हाल जो दलित समाज है, उनके मूलभूत अधिकारों का हनन करने का काम भी किया जा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि मुसलमानों को निशाने पर लेकर के हिंदुत्व के नाम पर लोगों को एकजुट करके और विशुद्ध रूप से तानाशाही का परचम लहरा रहे हैं। और उनके सारे क्रियाकलापों में भी वो तानाशाही दिखाई देती है। अल्टीमेटली हम कहेंगे कि ये देश के लिए बहुत घातक है और इस तरह की विचारधारा और उसको जन्म देने वाली पार्टी या उस संगठन का सत्ता में होना भी एक अभिशाप है। जातिवाद अमूमन तौर पर गांव में नजर आता है और तमाम शिक्षण संस्थाओं में, विश्वविद्यालयों में देखने को नहीं मिलता। ये आमतौर पर कहा जाता है, इसमें कितनी सच्चाई लगती है आपको? नहीं, ये तो ये कहना सही नहीं है कि गांव में और शहरों में नहीं है। गांव में भी है, शहरों में भी है। शहरों में उसका स्वरूप दूसरी तरह से है। शहरों में एक होटल में चाय पान कर सकते हैं, खाना पीना हो सकता है, छूत छात नहीं मानेंगे। शादी ब्याह की पार्टी में भी लोग एक दूसरे के साथ भोजन कर लेते हैं, जो गांव में नहीं होता। लेकिन शहरों में किस तरह का है? आप कोई नौकरी पेशा अछूत समुदाय का व्यक्ति है, दलित समुदाय का या जाति विशेष का है, यदि वो कमरा लेने जाता है तो उससे पूछते हैं कि आपकी कौन सी जाति है। यदि वो उनकी जाति का हुआ या ऊंची जाति का हुआ तो उसको रूम किराए पर दे दिया जाता है। लेकिन यदि वो निचली जाति का है तो उसको फिर किराए पर मकान भी नहीं मिलता है। इसी तरह से शिक्षण संस्थानों में तो ये कूट कूट करके भरा हुआ है, जो ऊपर से दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर खाने वो पूरी तरह से वैसा ही जाति भेदभाव विद्यमान है। बल्कि बहुत एक शार्प तरीके से, बहुत चालाकी से वो जो है खेल खेला जाता है जातिवाद का, बुद्धिजीवी तबके में, शहरी वातावरण में, जो आसानी से दिखाई नहीं देता। आपको जोड़ा हुआ भी मामला एक देखने को मिला कि आप चाह रहे थे कि जो अनुभव एक लंबे समय से बीएचयू में बतौर प्रोफेसर के तौर पर आपका है, उसके बाद एचओडी ये कहने के जो पद है वो आपको मिलना चाहिए था, लेकिन उससे वंचित करने की कोशिश की जा रही, क्या मामला? यह कोई, हम मेहरबानी में कोई पद नहीं मांग रहे हैं और ना हमें पद की लालसा है। हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी सिस्टम में एक रूटीन जॉब होता है और रूटीन में एक उसका प्रॉपर एक्ट बना हुआ है, इंस्टीट्यूट बना हुआ है। और उसके अकॉर्डिंग प्रत्येक सीनियरिटी के क्रम में प्रत्येक प्रोफेसर को एचओडी का पद दिया जाता है 3 साल में रोटेट करके। तो अभी जो क्रम है वो मेरा क्रम था विभागाध्यक्ष बनाए जाने का। लेकिन मेरे उस पद को विवादों में डाल दिया गया और मुझे नियुक्त करने के बजाय हमारे फैकल्टी के डीन को वो चार्ज दे दिया गया है। तो मेरा किसी पद की लड़ाई नहीं है, मेरा अधिकारों की लड़ाई है। और मेरा कहना है कि सिर्फ आप अपने जो बनाए हुए कानून हैं उसका पालन कीजिए, जो विश्वविद्यालय का अधिनियम है उसका पालन कीजिए, जो कानून के रूप में 2015 से लागू है बहुत सारे अमेंडमेंट के साथ, वो उसको लागू करिए। तो मेरी कोई इसमें व्यक्तिगत आकांक्षा या महत्वाकांक्षा की लड़ाई नहीं है, या मैं सीनियर हूँ तो मुझे दे दीजिए। आपका रूल्स कहता है, तो जो रूल्स रेगुलेशंस में है, जो एक्ट इंस्टीट्यूट में है, वो मुझे चाहिए।
हम इस वक्त महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र में जब मानवर कांशीराम साहब के आंदोलन को देखते वो बात कहते हैं कि हो शकत है, लेकिन महाराष्ट्र के लोग एक समय में कहते थे कि वो बात नहीं बन सकती। और अभी भी मिशन मूवमेंट जिस तरीके से जिस नज़रिए से देखा जा रहा है काफ़ी ज़्यादा कई जगहों पर कमज़ोर देखने को मिलता है, तो क्या ये सफल होने की उम्मीद लगाई जा सकती है भविष्य में? बिल्कुल सफल होगी, क्योंकि हम कल्पना नहीं कर सकते थे 1956 का दौर और बाबा साहब के जाने के बाद का जो दौर था 1964 तक के जो हालात थे यहाँ पर महाराष्ट्र में, बहुत दुखद थे। क्योंकि महाराष्ट्र हमारे महापुरुषों की कर्मभूमि है, जन्मभूमि भी रही है। उस दौर में ऐसा लगता था कि शायद बाबा साहब के बाद बाबा साहब का मूवमेंट आगे नहीं बढ़ पाएगा। और यहाँ के लोग जो उनके सच्चे फॉलोवर थे वो भी कहते थे कि बाबा साहब की विचारधारा तो अच्छी है, लेकिन इसको अमल में लाया जाना बहुत मुश्किल है, ये हो सकत नहीं वाला जो कॉन्सेप्ट है। तो कांशीराम साहब बहुत दूरदर्शी थे और उन्होंने महसूस किया कि बाबा साहब की इतनी अच्छी विचारधारा है, ये हो सकती है, ये कामयाब हो सकती है, और इस कामयाबी के लिए हमें सच्चे मन से प्रयास करने की ज़रूरत है। और उस सच्चे लगन और मेहनत से उन्होंने प्रयास किया और उसको करके दिखाया। महाराष्ट्र में नहीं, लेकिन उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश में करके दिखाया। और उत्तर प्रदेश ही क्यों, उत्तर प्रदेश में तो उन्होंने 4 बार की सरकार बना दी बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से, लेकिन उसका संदेश दूर तक गया। उन्होंने देश की सबसे महत्वपूर्ण और ताकतवर उस समय की कांग्रेस पार्टी को भी तख्ते से बाहर कर दिया और उत्तर प्रदेश में बहुमत की सरकार बनाने का एक जो बीज बोया वो उसी की परिणति थी। और साथ में आपको देखेंगे आसपास के राज्यों में, खास करके हिंदी भाषी में, आपका राजस्थान हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, उधर इवन जम्मू कश्मीर, हरियाणा और इधर आपका बिहार, झारखंड और सुदूर दक्षिण में उसकी परिणति हम आंध्र प्रदेश में भी बहुजन समाज पार्टी का विधायक चुनते हुए देखते हैं। और 1984 में जिस पार्टी का गठन कांशीराम साहब ने किया, वो सिर्फ 12 सालों में राष्ट्रीय पार्टी बन गई, देश की सबसे बड़ी तीसरी ताकत के रूप में उभर करके सामने आई। तो मुझे लग रहा है कि बहुजन समाज को इस बात को सोचना चाहिए कि ये आंदोलन है, महापुरुषों का आंदोलन है, जो कभी खत्म नहीं होगा। इसमें उतार चढ़ाव आते रहेंगे। जो कल नहीं हुआ था वो आज हो सकता है, जो आज नहीं हो पा रहा है वो कल जरूर होगा। इसको कांशीराम साहब ने सिद्ध करके दिखाया। तो आने वाला कल बेहतर होगा, हमें पूरा विश्वास है। महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को 50 दिन बीत चुके हैं। तमाम बौद्ध भिक्षु जो है वो आंदोलित है। आप बनारस से ताल्लुकात रखते हैं, आप काशी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर है और आपसे ही करीब महाबोधि महाविहार है। क्या कहेंगे, हमारे ही महाबोधि महाविहार को अगर बौद्धों की विरासतों की बात की जाए, इसको हमें ही लड़ाई लड़नी पड़ रही इसके लिए? ये एक बहुत दुखद है और देश के लिए विडंबना ही कही जाएगी, क्योंकि भारत का संविधान सभी धर्मों को समान आदर की दृष्टि से देखता है। जब दूसरे धर्म तीर्थ स्थानों में, धार्मिक केंद्रों में, मंदिरों में, मस्जिदों में किसी दूसरे समुदाय विशेष के हस्तक्षेप की बात स्वीकार नहीं की जाती, तो फिर बौद्ध मंदिर में हिंदुओं का वर्चस्व या उनकी भागीदारी क्यों, एक बड़ा सवाल है। मुझे लग रहा है कि ये एक मंदिर का मसला नहीं, बल्कि हमारी अस्मिता, हमारे अधिकारों का, हमारी मान्यताओं का मसला है और इसका समाधान होना चाहिए। क्योंकि भगवान बुद्ध जिस स्थल पर ज्ञान प्राप्त किया उन्होंने, तो वो हमारी अपनी भूमि है। पूरे दुनिया के बौद्धों के लिए वो केंद्र बिंदु है, उनकी आस्था का केंद्र है, तो वो होना चाहिए। मैं बतौर इतिहास का अध्यापक होने के नाते मैं इससे और आगे इस बात को ले जाना चाहता हूँ कि यूं तो एक समय में ये पूरा देश बौद्ध में भारत था। इस देश के कण-कण में बुद्धिज़्म है। इस देश में जहाँ कहीं भी आप खुदाई करेंगे, बौद्ध अवशेष, बौद्ध विहार और बौद्ध मंदिर, मठ मिलेंगे। तो ऐसे अनेक हजारों संख्या में आपने बौद्ध मूर्तियों को, बौद्ध मंदिरों को आपने उसको एक तरह से विद्रूपित कर दिया है, विरूपित करके, और आपने उनको हिंदू देवी देवताओं का रूप दे रखा है या हिंदू मंदिरों का रूप दे रखा है। तो मुझे लग रहा है कि ये लड़ाई लंबी है और सिर्फ एक मंदिर के जीत से ही हमें नहीं, हमें और आगे का भी सोचना होगा। और आगे का किस तरह से कि इस देश में जितने भी ऐसे कब्जे वाले स्थान हैं जो बौद्धों के हैं, उनको दिया जाना चाहिए। बहुत से बौद्ध स्थल ऐसे हैं जो हमारी पूजा के स्थल हैं, उनको भी पर्यटन स्थल के रूप में घोषित कर रखी है सरकार। तो वो भी पूजा के स्थलों को पूजा के निमित्त ही रहने दिया जाना चाहिए, बनस्पत पर्यटन स्थल घोषित करने के।
एक महत्वपूर्ण बात है कि आखिर इस आंदोलन की परिणति क्या होगी। मैं आपको आश्चर्य होगा कि मैं आपकी तरह विद्यार्थी जीवन में था 1989 में। तब मैं भंते ससाई जी के नेतृत्व में जो दिल्ली में आंदोलन चल रहा था उसमें मैं भाग लिया था। तब से लेकर के एक लंबा अरसा बीत गया, लेकिन अभी तक कुछ भी हासिल नहीं हो सका। मैं सभी बौद्ध अनुयायियों से कहना चाहूँगा कि जिसकी सत्ता होती है, जिसकी सरकार होती है, उसके मंदिर मस्जिद सभी सुरक्षित रहते हैं, उनकी बहन बेटियां सुरक्षित रहती हैं। और जिस राजा का धर्म जो होता है वही धर्म फलता फूलता है। जब बौद्ध में भारत था, इस देश के शासक बौद्ध हुआ करते थे, तो दुनिया में बौद्ध की कल्याणकारी, मानव कल्याणकारी विचार और वाणियाँ प्रसारित हो रही थी। आज भी ज़रूरत है कि हमें शासक बनना होगा। शासक बनना हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। फिर एक क्या, हम हजारों मंदिरों को भी मुक्त करवा सकेंगे। इस बात पर बहुत गंभीरता से बौद्धों को सोचना चाहिए। ये लड़ाई कंटिन्यू रहे, इसमें मैं नहीं कहूँगा कि एक लड़ाई हमें रोक देना चाहिए। ये हमारे आस्था का सवाल है, हमारे अधिकारों का सवाल है, हमारी धार्मिक मान्यता का सवाल है। ये कंटिन्यू रहना चाहिए। इसके साथ ही हमें आगे भविष्य की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए सत्ता की ओर कैसे बढ़ें, इस पर भी विचार करना चाहिए। आज बाबा साहब की जो जयंती पूरे देश और दुनिया में मनाई जा रही है, हमारे तमाम दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि ऐसी जयंतियाँ हम लोग साल भर मनाते हैं और ऐसे कई महापुरुषों की जयंतियों के अवसर पर विविध आयोजन करते हैं। हम कोई भी जयंती या कोई भी कार्यक्रम करते हैं ऐसा, उसको मिशन मूलक होना चाहिए। ऐसी जयंतियों में हमने क्या खोया क्या पाया, इसका मूल्यांकन होना चाहिए। पिछले 1 साल या साल भर की 2 साल की उपलब्धियां क्या रहीं, हम कितना आगे बढ़े और कितना नहीं बढ़े, इसका मूल्यांकन होना चाहिए। और इसी के साथ ही आगे हमारी जो कार्य योजना है वो क्या होनी चाहिए, हमारी सामाजिक कार्य योजना क्या होनी चाहिए, आर्थिक कार्य योजना क्या होगी, धार्मिक क्षेत्र में हम क्या क्या योजनाएं अडॉप्ट करेंगे आने वाले समय में, आने वाले वर्ष में, या राजनीतिक तौर पर हमारा स्टैंड क्या होगा। इन सब बिंदुओं पर ऐसे जयंती के अवसरों पर हमें विचार करना चाहिए और उसी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। तभी ये जयंतियाँ सार्थक होंगी, मिशन मूलक कहलाएंगी। तो ये तमाम हमने चर्चाएं की है और समझने की कोशिश की है कि बाबा साहब की जयंती अगर होना चाहिए, उसके पीछे के क्या कुछ पैमाने होंगे, तमाम देश के अंदर चलने वाली जो गतिविधियां है उस पर हमने चर्चा बातचीत की है। तमाम चर्चा को लेकर, पूरी बातचीत को लेकर आपकी क्या राय है, आपकी प्रतिक्रिया क्या है, लिखकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप अपने गाँव कस्बे इलाकों में कैसे बाबा साहब की जयंती मना रहे वो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।